नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सिर्फ 7 जुलाई के क्वेश्चंस नहीं होंगे, करीब 70-80 टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Who has launched a 3-day grand hackathon on agriculture domain to promote open e-commerce network? ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कृषि डोमेन पर 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन किसने लॉन्च किया? ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर पहले देख लो। इसका आंसर है पीयूष गोयल। ठीक है, अब यहाँ एक आंसर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब आंसर जो हो गया पीयूष गोयल। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है पीयूष गोयल के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? 2 से ज्यादा मंत्रालय हैं पीयूष गोयल के पास। ठीक है, और दूसरी चीज हो जाती है कि ये है क्या। ठीक है ना, ग्रैंड हैकाथॉन ऑन एग्रीकल्चर डोमेन टू प्रमोट ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले ये ग्रैंड हैकाथॉन हो कहाँ रहा है? तो ये हो रहा है मुंबई में। याद रखोगे आप लोग, ये हो कहाँ रहा है? मुंबई में हो रहा है। किसने इसका इनॉग्रेशन किया? तो भाई पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत की। पहली चीज याद रखो कि ये कौन से हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो इंपॉर्टेंट इनके पास मंत्रालय है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मंत्रालय। ठीक है ना, याद रखो, याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मंत्रालय इनके पास है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनके पास है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप लोग याद रखोगे, है ना। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़े थे कि डिजिटल इंडिया वीक, ठीक है, और एक और चीज डिजिटल भाषिणी स्कीम। अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था डिजिटल भाषिणी स्कीम, जिसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 हमारी संवैधानिक लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये दोनों की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोनों का आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। दोनों का ही आंसर कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, डिजिटल इंडिया वीक हमने शायद 5 जुलाई वाली क्लास में किए होंगे, और डिजिटल भाषिणी स्कीम हमने शायद 6 जुलाई वाली क्लास में किए थे। ठीक है, चलो एक और चीज आ जाती है G7 समिट। G7 समिट कहाँ हो रही है? 2022 वाली जर्मनी में। कहाँ हो रही है? जर्मनी। बच्चों देखो, अब क्वेश्चन आ जाता है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले सर कि ये G7 क्या होता है? G7, G8, G4, G20, ये सारी कंट्रीज क्या है? ठीक है, तो इन पे यहाँ पे मैं इनकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ये G7 जो है, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल लेक्चर लाऊंगा। ये जितनी भी G7, G20, G8 कंट्रीज हैं, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा आज रात को। ठीक है ना, 7 जुलाई का करंट अफेयर्स अभी हो रहा है, और आज रात को इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर ले आएंगे। हम कोशिश करेंगे दिन में 2 लेक्चर आए, सुबह वाला हो करंट अफेयर्स का, और शाम को जो हो कोशिश रहेगा कि वो स्टैटिक जीके का एक लेक्चर आ जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज जो लेक्चर आएगा वो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए आएगा। ठीक है, तो 9, 9:30 बजे जो लेक्चर आएगा उसको आप लोग देख लेंगे। ये सारी चीजें आपकी वहां क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए याद रखो कि G7 समिट कहां हो रही है? 2022 की जर्मनी। ब्रिक्स की समिट कहां हो रही है? तो ब्रिक्स 2022 की समिट होगी चाइना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार चाइना भी जाना होगा। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, चलो तो बाकी इसके बारे में भी डिटेल में आपको शाम की, रात की क्लासेस में बता दूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ZSI भी बोलते हैं। क्या? ZSI। ठीक है, इस तरीके के होते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाउ मेनी स्पीशीज एडेड टू फॉनल डाटाबेस इन 2021? फॉनल डाटाबेस में कितनी स्पीशीज को ऐड किया गया है? ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2021 में कितनी प्रजातियों को फॉनल डाटाबेस में जोड़ा गया है? 2 चीज होती है बच्चों, फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट्स वगैरह की चीजें होती हैं, प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह, और दूसरी जो होती है एनिमल्स वगैरह। ठीक है, फौना। चलो, तो आप कितनी प्रजातियों को जोड़ा गया बच्चों? तो आंसर है इसका 540। इसका राइट आंसर कितना है? 540। अब इसकी कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो ZSI है इनके हेड कौन है। ठीक है, कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ZSI जिसको बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? तो इसका याद रखोगे आप लोग, हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या याद रखना है? इसकी हेड कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धृति बनर्जी अभी अभी चेंज हुई है 2022 में ही, तो याद रखोगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड कौन है? धृति
बनर्जी। ठीक है, कितने प्रजातियां इसमें जोड़ी गई हैं अभी अभी? तो 540। ये क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर हमने देख लिया, कितनी प्रजातियां जोड़ी गई हैं? 540। जिस तरीके से ZSI है बच्चों, उसी तरीके से एक और चीज आता है, ये इसके नोट्स बनाते रहना आप लोग, ये चीज आपको मटेरियल में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लिख लेना GSI। एक और क्या आता है? GSI। GSI का फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कोलकाता में। हालांकि इसके PDF में ये सारी चीजें डलवा दूंगा मैं। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड लिख लो बच्चों, S राजू। इसका हेड कौन है? S राजू। अब जिस तरीके से ये ZSI है, उसी तरीके से ये GSI हो गया। ठीक है, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसी तरीके से एक आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग। ठीक है ना, क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बताओ कि इसके हेड कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो इसके हेड की बात करूं मैं तो विद्यार्थी जी हैं। इसके हेड कौन है? विद्यार्थी। पूरा नाम आता है वी विद्यार्थी। ठीक है, और बात आती है इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। याद रहेगा। ASI जो भी ये जो हमारी खुदाई वगैरह होती है ना, जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज पाई गई, वो चीज पाई गई, इसकी खुदाई हुई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके हेड कौन है? तो वी विद्यार्थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पाया जाएगा? दिल्ली में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में, हेड है S राजू। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, और जो इनकी हेड है धृति बनर्जी। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन याद रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें मतलब इनमें से कौन सी IIT कैंपस ने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखो। सबसे पहले तो ये तिहान क्या है ना? तो ये तिहान क्या है? इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी। क्या है ये? इंडिया की पहली ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है। कौन सी? जिसका नाम क्या है? तिहान। तो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि ये जो तिहान वाली चीज है ये बनाया किसने? तो याद रखोगे ये जो तिहान वाली चीज है ये कौन सी IIT ने बनाई है? तो IIT हैदराबाद। क्या याद रहेगा इसका आंसर? IIT हैदराबाद। मतलब तिहान जो फर्स्ट ऑटोनॉमस, इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, जिसका नाम क्या रखा गया है? तिहान रखा गया है। ये किस IIT ने बनाई है बच्चों? तो हैदराबाद, IIT हैदराबाद ने बनाई है। 2022 में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो IITs ने शुरुआत की हैं। तो चलिए इसकी एक लिस्ट के साथ इसको याद कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहले तो तिहान जो शुरुआत किया है किसने? IIT हैदराबाद ने। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल नैनो, मतलब ऐसे नैनो पार्टिकल्स, ऐसे नैनो चीजें जो मतलब प्राकृतिक रूप से क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, प्राकृतिक रूप से ऐसे नैनो पार्टिकल्स जो कि डिग्रेड हो जाएं, ये किसने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है। ठीक है, तो याद रहेगा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स किसने बनाया है? IIT कानपुर। ठीक है, उसके बाद होमोसेप। ठीक है, होमोसेप किसने बनाया? तो IIT मद्रास। देखो IIT मद्रास को बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं और IIT मद्रास बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन करता है। तो यहाँ पे याद रखोगे होमोसेप की निर्माण किसने किया? IIT मद्रास। 3D हाउसेस फैसिलिटीज, 3D हाउसेस फैसिलिटीज की शुरुआत किसने की है? IIT मद्रास। ये 3D हाउसेस बता दूं, एक तरीके की 3D प्रिंटिंग वाली चीजें आती है ना? तो उसमें जिस तरीके से आप पेन पेपर में या सिस्टम में 3D हाउस का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, उसी तरीके से पूरी तरीके से मतलब एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है ना? पूरी एक ये मशीन है और इसकी शुरुआत किसने की? बनाया किसने? IIT मद्रास ने। एक और चीज याद रखोगे, MB टैग। क्या है ये? MB टैग। IIT रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तो याद रखोगे IIT रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, तो MB टैग किसने शुरू किया है? IIT रोपड़। और ड्रग रिसर्च सेंटर की शुरुआत किसने की है? तो फिर से एक बार नाम आता है आप लोगों के लिए, IIT मद्रास। मैंने पहले बताया IIT मद्रास को बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं। ठीक है, तो तीन चीज एक साथ याद रखोगे। होमोसेप, क्या याद रखोगे? होमोसेप, 3D हाउसेस, ठीक है, और ड्रग रिसर्च सेंटर, ये तीनों की शुरुआत किसने की है? तो IIT मद्रास। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था तिहान, तिहान की शुरुआत किसने की है? IIT हैदराबाद। चलो याद रहेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन मतलब क्या हुआ बच्चों? गश्त लगाने वाले जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, है ना, गश्त समझ रहे हो, जो मतलब ऐसे पहरा देने वाले। कमीशन बाय द इंडियन नेवी ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड, ईस्टर्न सीबोर्ड पे आया है ये। ठीक है, तो कौन सा है ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है INAS, आइनास 324। याद रहेगा, ये 324 इसकी मार्किंग कहलाती है। 324 क्या कहलाता है? मार्किंग कहलाती है। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि किसके लिए बना है? गश्त मारने के लिए बना है। किसके लिए? गश्त के लिए बना है। स्क्वाड्रन मतलब गश्त के लिए बना है, तो है ना। तो कौन सा है? INS 324। इसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग को याद रखनी होगी। सबसे पहले तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है, हेड कौन है ना। तो इंडियन नेवी के हेड कौन है? आर हरि कुमार। याद रहेगा, इंडियन नेवी के हेड कौन है? आर हरि कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्यूटी चीफ भूल जाओगे तो चलेगा, संजय महिंद्रा का नाम, मगर हेड का नाम याद रखना कि आर हरि कुमार इस समय इंडियन नेवी के हेड हैं। चलो, ये वाले तो हमने पढ़ लिए कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कौन सा है? INAS 324। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है भाई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनको बनाने वाली कंपनी है, जो कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये भी याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब ये पवन हंस किस चीज के लिए दिया गया है आपको? एकमात्र सरकारी कंपनी थी, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको लिख लो, ओनली इंडियन गवर्नमेंट कंपनी, जो कि इनको उड़ाने के लिए ट्रेनिंग या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करती थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट नहीं रही, इसको भी एक्वायर कर लिया गया है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, जिसका नाम क्या है? स्टारिया मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है बच्चों? स्टारिया मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी के हेड कौन है? तो आर हरि कुमार। ठीक है, और उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमारा कौन सा है जो गश्त के लिए बना हुआ है, स्पेशली स्क्वाड्रन के लिए? तो INS 324, है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इन सबको बनाने का काम करता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और पवन हंस जो एकमात्र सरकारी कंपनी थी जो इनको उड़ाने वगैरह के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती थी, लेकिन अब वो भी सरकारी नहीं रही, प्राइवेट हो गई। और कौन सी प्राइवेट कंपनी ने इसको खरीदा है? तो याद रखिएगा, स्टारिया मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन बोनाई फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ विच स्टेट हैव नेम्ड अ स्मॉल पैच ऑफ अ फॉरेस्ट आफ्टर अ डेली वेजर चेंज मेकर वुमेन सरोजनी मोहंता। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो। किस विभाग ने, किस जंगल विभाग ने इन्हीं के क्षेत्र में काम करने वाली एक लेडी थी, सरोजनी मोहंता, ये अभी न्यूज बहुत फेमस हुई थी, उन्हीं के नाम पे इस फॉरेस्ट का नाम रख दिया। समझ पा रहे हो? किस राज्य की जंगल विभाग ने इसी जंगल विभाग में कार्य कर रही एक लेडी के नाम पे इसका जंगल का नाम रख दिया? तो सबसे पहले तो आंसर याद रख लो बच्चों, उड़ीसा। सबसे पहले आंसर क्या याद रखोगे? उड़ीसा। ठीक है, किस राज्य के बोनाई वन प्रभाग के में वन अधिकारियों ने एक डेली वेजर मतलब जिन जो दिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, बदलने वाली महिला सरोजनी मोहंता के नाम पर जंगल के एक छोटे से हिस्से का नाम रखा है। इन्हीं के नाम पे जंगल का एक छोटा सा हिस्सा क्यों रख दिया? क्योंकि ये बहुत सालों से डेली के वेजेस के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन बहुत सालों से उड़ीसा में काम कर रही थी, है ना। तो वो स्टेट का आंसर क्या है बच्चों? उड़ीसा। ठीक है, याद रहेगा। चलो, इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, तो इसका आंसर फटाफट कोशिश करो देने की। बाकी आपको पीडीएफ में मैंने इंक्लूड करवा दिया है ना। क्या है क्वेश्चन? तो भाई सिमलीपाल, है ना, नेशनल पार्क है, कहाँ है? एक और नेशनल पार्क भैत्रकनिका। ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ हैं, ये दोनों आप लोगों को बताने हैं, कोशिश करना। ठीक है, तो देखो एक और चीज, चिलिका लेक चिलिका। ठीक है, चिलिका झील कहाँ है? तो इसका आंसर भी होगा क्या? उड़ीसा। मो बस सर्विस, याद रखना, कौन सी बस सर्विस? मो बस सर्विस भी कौन सी स्टेट द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर भी है उड़ीसा। सिमलीपाल और भैत्रकनिका, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? दोनों नेशनल पार्क है उड़ीसा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हम करीब भारत के 100 नेशनल पार्क याद करते हैं। ठीक है, उनमें से दो ये भी याद करते हैं, सिमलीपाल और भैत्रकनिका। और पहली बार यहाँ पे एक और करंट अफेयर की चीज याद रख लो, फर्स्ट फायर पार्क जुड़ा है, पहला फायर पार्क जुड़ा है, जो कि कहां बना है? उड़ीसा में बना है। कोविड मेमोरियल, जितने भी कोविड में लोग शहीद हुए हैं उनके लिए मेमोरियल बनाया जा रहा है, तो कहां बनाया जा रहा है बच्चों? उड़ीसा में। बिरसा मुंडा स्टेडियम,
ठीक है, कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम में ही ये बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कि कहाँ है? बिरसा मुंडा स्टेडियम भी कहाँ है? उड़ीसा में। उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? तो वो भी कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? उड़ीसा में सेलिब्रेट हो रहा है। चलो, तो ये उत्कल दिवस वगैरह वाली तो छोटी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग को याद रखना है। कोविड मेमोरियल कहाँ बन रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has topped the state ranking index for National Food Security Act 2022? कौन से एक्ट में हर क्लास के हर दिन के जो करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है उसमें एक ना एक आपके इंडेक्स वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एक पूरी लिस्ट बना लेना कि कौन सी सिटी एजुकेशन के लिए अच्छी है, कौन सी विश्व में, कौन सी भारत में। ठीक है, कौन सी सिटी कल हमने देखे थे बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी है, कौन सी सिटी सबसे ज्यादा महंगी है। ठीक है, ये सारी सिटीज आप लोग देखते रहना। यहाँ पे आ रहा है विच स्टेट हैज टॉप द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ठीक है बच्चों, तो यहां से आप लोग ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रखोगे। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? उड़ीसा। आंसर क्या याद रखोगे? उड़ीसा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन से स्टेट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन सबसे बेहतरीन फर्स्ट रैंक प्राप्त की है? तो आंसर याद रखोगे उड़ीसा, है ना। तो उसके आधार पे कुछ और क्वेश्चन याद रखो, कुछ और आंसर्स याद रखो कि फर्स्ट रैंक तो उड़ीसा की आई है, सेकंड रैंक किसकी आई है? तो यूपी। ठीक है, पता है आपको यूपी में भी बहुत सारे धान होती हैं। ठीक है, तो सेकंड रैंक किसकी है? यूपी। थर्ड रैंक किसकी है? आंध्र प्रदेश। और एक चीज याद रख लो कि लास्ट रैंक किसकी आई है? लद्दाख। लास्ट क्यों आई है भाई? यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है ना, है ना। चलो, ये सब चीजें आप याद रख लोगे। उसके बाद कौन से मंत्रालय के अधीन आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। अभी मैं आपको बता रहा था कि पीयूष गोयल के अंदर कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो ये भी एक मंत्रालय है जो पीयूष गोयल के अंदर आता है। मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, चलो, क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्पोर्ट विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर फॉर द सेकंड एवर टाइम? है ना, मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच स्पोर्ट विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर फॉर द सेकंड एवर टाइम? इनमें से कौन सा स्पोर्ट राष्ट्रमंडल में दोबारा आया है? सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से देश कॉमनवेल्थ में लड़ते हैं? ठीक है ना, कॉमनवेल्थ में लड़ते हैं मतलब कॉमनवेल्थ में आपस में गेम्स में लड़ते हैं, मतलब आपस में खेलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश? वो देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की कॉलोनीज रही हैं। ठीक है, वही देश इस कॉमनवेल्थ में आके पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। केवल दो ऐसे देश हैं जो मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी, है ना, उसमें बताया था। तो आप लोग बताओगे कि कौन से ऐसे दो देश हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे दो देश हैं जो ब्रिटिश सरकार के कॉलोनी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, फिर भी वो कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेते हैं। चलो, तो एक बार ये इस चीज का आंसर आप लोग याद रखोगे क्या कि भाई कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो वापस आया? तो बच्चों याद रखना, क्रिकेट। इस बार 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट भी होगा। समझ में आ रहा है? कौन सा गेम्स होगा? क्रिकेट होगा। लेकिन खुश होने की बात नहीं है, ये जो क्रिकेट होगा वो कौन सी टीम का होगा? केवल वुमेन क्रिकेट टीम का होगा, मेंस क्रिकेट टीम नहीं शामिल होंगी। ठीक है, तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ होंगे उसमें वुमेन क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम। कॉमनवेल्थ गेम्स पहले कब हुआ था? 1998 में मलेशिया में जब हुआ था तब क्रिकेट हुआ था। देखो क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लिखा दिखाई देगा विल रिटर्न, मतलब दूसरी बार आ रहा है। मतलब पहली बार आ चुका है, तो पहली बार कब आया है? मलेशिया। ठीक है ना, कब आया है? मलेशिया। कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? 1998 में जब मलेशिया में हुए थे तब क्रिकेट हुआ था, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। और जब इस वक्त हुआ था तो याद रखो गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2022 में कहां होगा? बिर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम। बिर्मिंघम कहां है? यूनाइटेड किंगडम में
ठीक है ना, ब्रिटेन में, याद रहेगा। और कौन सा गेम आ रहा है, तो याद रखो क्रिकेट आ रहा है, और क्रिकेट में भी कौन सी क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम। चलो क्लियर हो गया है ना। और इसके बाद एक और बात बता दूं, 2022 के बाद कब होगा, है ना, तो हर 4 साल में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, याद रखो कितने साल में, हर 4 साल में होता है। तो 2022 के बाद कब होगा, 2026। ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप लोग नोट्स बनाते चलो। और 2026 में कहां होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। कहां होगा, विक्टोरिया। विक्टोरिया कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं याद हो रहा होगा आप लोग को, बोल बोल के पढ़ोगे तो ये सारी चीजें याद होती रहेंगी। ठीक है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स टिल विच मंथ। क्या आपको पता है कि ये ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स क्या है, कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं। ठीक है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, जैसे आप बाहर कोई कंट्री से कुछ सामान ला रहे हो या कोई दूसरा व्यक्ति ला रहा है या आप ले जा रहे हो तो एक टैक्स लगता है, इसी टैक्स को क्या बोला जाता है ना, कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो भारत ने कॉटन पे, पहली बात तो याद रखो कि किस पे कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी है, अभी और कुछ समय के लिए बढ़ा दी है। तो याद रखना सबसे पहली चीज किस पे बढ़ा दी गई है, कॉटन पे बढ़ा दी गई है, मतलब फ्री में अभी भी इंपोर्ट किया जा सकता है कॉटन का। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है ना, फ्री में। और कब तक बढ़ा दी गई है, तो याद रखो अक्टूबर 2022 तक ये ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चलो क्लियर है, किस पे बढ़ा दी गई है, कॉटन पे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क क्या होता है, अभी मैंने बता दिया आप लोग को। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, निर्यात और आयात। आयात और निर्यात क्या होता है बच्चों, दूसरे देश से कुछ चीजें ला रहे हो तो वो आयात कहलाता है। निर्यात दूसरे अपने देश से किसी और देश में कुछ चीज ले जा रहे हो तो क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। ठीक है, चलो क्लियर है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन तो कब तक बढ़ा दी गई है, तो अक्टूबर 2022 तक ये चीज क्या रहेगी, फ्री रहेगी। चलो क्लियर है ना। इसके बाद कॉटन सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन कहाँ होता है, कौन से देश में होता है, तो वह है बच्चों चाइना। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, चाइना में होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ था, कॉटन प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ था, एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ठीक है ना, तो उस क्रांति को क्या बोलते हैं, सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, सिल्वर फाइबर है। ठीक है, सिल्वर फाइबर, सिल्वर रेशा रेवोल्यूशन क्रांति बोला जाता है इसको। ठीक है, एक क्रांति हुई थी सिल्वर क्रांति, चांदी क्रांति। ठीक है, सिल्वर क्रांति किस चीज के लिए हुई थी, एग प्रोडक्शन के लिए। अरे याद रहेगा, सिल्वर क्रांति किस चीज के लिए हुई थी, एग प्रोडक्शन के लिए। और इसके फाउंडर कौन थे, इंदिरा गांधी। करीब 12 से 15 ऐसी क्रांतियां हैं। ठीक है, जो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जब एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो हम सारी चीजें कंप्लीट करते हैं, पर्यावरण वाली चीज में ये सारी क्रांतियां हम कंप्लीट करते हैं। जैसे हरित, शुरुआत कहां से हुई थी, हरित क्रांति। विश्व में क्रांतियों का, ये जो क्रांति की शुरुआत हुई थी विश्व में, इसका जनक किसको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अभी तो ये 12-15 आपको क्रांतियां मैं याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि जल्द से जल्द ये सब मतलब टाइम की थोड़ी सी सीमा रखनी पड़ती है। ठीक है ना, ऑफलाइन वीडियोस में, रिकॉर्डेड वीडियोस में। तो बस इतना याद रखो, क्रांति का विश्व में जनक किसको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ये वर्ल्ड में जाना जाता है। और इंडिया में अगर किसी को जाना जाता है, इंडिया में किसी को जाना जाता है क्रांति का जनक, तो MS स्वामीनाथन। अरे याद रहेगा, इंडिया में क्रांति का जनक किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में क्रांति का जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। बहुत सारी क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, इस तरीके के बहुत सारे रेवोल्यूशन थे। अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद करने की कोशिश करो, बाकी मैं कोशिश करूंगा स्टैटिक जीके में ये सारी चीजें कवर हो जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has appointed as Chief Executive Officer and Managing Director of Aviva India? ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवीवा इंडिया का, अवीवा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर बच्चों इसका है असित राठ। क्या नाम है इसका, असित राठ या असित रथ, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अवीवा इंडिया, तो असित
रथ। इस तरीके से आप लोग एक पूरा नोट्स बनाओ, ठीक है। और जो जो अभी चेयरमैन या डायरेक्टर बने हैं 2022 में चेंज हुए हैं, वो सारी लिस्ट यहीं एक जगह रखो और याद करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। एक नोट बनाओ बच्चों करंट अफेयर का, जहां आप पन्ना पलटो। आने वाले दिनों में और डायरेक्टर्स बताऊंगा मैं, तो फिर डायरेक्टर वाला पेज खोलना, स्टिकी नोट्स में लिखा लो उसको, यहाँ पे लिख लो क्या कि भाई ये डायरेक्टर और चेयरमैन है, ठीक है। लिख लो कि भाई ये स्पोर्ट्स है, लिख लो यहाँ पे ये बुक्स है, या लिख लो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। और जो जो टॉपिक आ रहे हैं अवार्ड्स ऑनर्स, पन्ना पलटो, अवार्ड ऑनर में सारी चीज अपडेट कर लो। समझ में आ रहा है? एक पन्ना एक्स्ट्रा छोड़ के चलना वहां पे, है ना, ताकि रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। अवार्ड्स ऑनर में दिख जाएगा आपको ये अवार्ड्स या ऑनर्स इसको मिले हैं, ठीक है। पीडीएफ के भरोसे मत रहना, साथ में लिखते चलो, याद करते चलो। मैंने बता दिया आपके अवीवा इंडिया के लिए कौन बने हैं, तो असित रथ, ठीक है ना। असित मोदी नाम सुने हो ना, तो उसी तरीके से याद रखोगे, असित रथ, अवीवा इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एलआईसी के चेयरमैन बदले हैं, तो एमआर कुमार। एलआईसी के चेयरमैन कौन बने हैं बच्चों, एमआर कुमार। आईआरडीएआई के चेयरमैन कौन बने हैं, देवशीष पांडा, ठीक है। आईआरडीआई के चेयरमैन कौन बने हैं, देवशीष पांडा। एनआईसी के डायरेक्टर, फटाफट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, एनआईसी के डायरेक्टर राजेश गेरा। एनआईसी के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो याद रखोगे राजेश गेरा। नाब एनएबीएच के डायरेक्टर कौन बने हैं, महेश वर्मा, ठीक है ना। एनएबीएच के डायरेक्टर कौन बने हैं, महेश वर्मा। जेएनयू के वाइस चांसलर बने हैं संतिश्री पंडित, ठीक है। जेएनयू के वाइस चांसलर कौन बने हैं, शांतिश्री पंडित। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर कौन बने हैं, शांतिश्री पंडित। चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग नोट्स बना लोगे। देखो चेयरमैन डायरेक्टर वगैरह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, लेकिन कहीं कहीं पूछ लेता है ये चीजें। जैसे बैंक के लिए इंपॉर्टेंट, बैंक वाली जो चीजें हो जाती है, एलआईसी और आईआरडीएआई इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अवीवा इंडिया नॉर्मली किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम से पूछ सकता है, एसएससी, रेलवेज। नव जेएनयू ये भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में कहीं भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजों के आप एक साथ नोट्स बनाते चलो। Who has appointed as brand ambassador of poker platform पोकरबाजी। अभी कल ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे फैन बेस का एक बताया था कि भाई फैन बेस के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए संजय दत्त, इस तरीके से हमने ब्रांड एम्बेसडर की एक लिस्ट देखी थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, एग्जाम्स निकालना है तो मेहनत करो। एक कॉपी रखो, उसमें ब्रांड एम्बेसडर वाला एक स्टिकी नोट्स बनाओ, जहां जैसे आज फिर आ गया ब्रांड एम्बेसडर वाला, फिर आपको नई चीजें मिलेंगी, फिर से पेज पलटो और वहां पे ब्रांड एम्बेसडर सारे लिख लो। फिलहाल पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है, तो भाई याद रखो शाहिद कपूर, ठीक है ना। किसको मिला है, शाहिद कपूर के लिए मिला है। चीजें बता दे रहा हूं आपको। मेडीबडी जो आपको ऑनलाइन आपको मेडिसिन पहुंचाने वाली ऐप है ना, तो मेडीबडी के लिए किसको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, तो वो है अमिताभ बच्चन। फार्मा इजी भी आपका वही है, तो उसके लिए बनाया गया। इसकी ऐड आप लोगों ने शायद देखी होगी, आमिर खान आते हैं ऐड में, ठीक है। तो मेडीबडी अमिताभ बच्चन, फार्मा इजी आमिर खान। A23 गेम्स, दो नाम याद रखो, इसमें ऋतिक रोशन भी है, शाहरुख खान भी है। A23 गेम्स, ठीक है, क्या याद रखोगे, शाहरुख खान। बिहार खादी पंकज त्रिपाठी, और वो आपके बिहार के क्या नाम है, मनोज वाजपेयी। ये दोनों इसके हैं, मनोज वाजपेयी। अभी पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, तो दोनों नाम याद रखो, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, बिहार खादी के लिए, ठीक है। टाइटन रागा, टाइटन की जो आप लोग वॉच पहनते हो, आलिया भट्ट, ठीक है, याद रहेगा, टाइटन रागा आलिया भट्ट। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जो भारतीय एक्सा वाली जो कंपनी है उसके लिए विद्या बालन एक और चीज के लिए है, ठीक है ना। उसके आपकी ज्वेलरी क्या नाम है, ज्वेलर्स एक हैं, उनके लिए भी विद्या बालन आपकी क्या बनती है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। जैसे याद आएगा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। रिन्यू बाय के लिए कौन है, राजकुमार राव, है ना। राजकुमार राव किसके लिए। फैन कोड मैंने आपको कल क्लास में कवर करवाया था, फैन कोड किस के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रवि शास्त्री। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है पोकरबाजी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहिद कपूर। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखो भाई, है ना। फार्मा इजी का नाम आता है, तो फार्मा इजी में याद रखना है आमिर खान, ठीक है। फार्मा से रिलेटेड एक और कंपनी है मेडीबडी, तो मेडीबडी के लिए नाम रखना है आपको अमिताभ बच्चन। मैं बोलूँ अरुणाचल प्रदेश का वो कौन, किसको बनाया गया है, तो संजय दत्त। अपन ने लास्ट का फैन कोड, है ना, फैन कोड के लिए तो भाई रवि शास्त्री, ठीक है ना। चलो बिहार खादिम, तो दोनों बिहार के फेमस एक्टर याद रखोगे, मनोज वाजपेयी पहले थे, अब अभी भी हैं, ऐसा नहीं अभी हट गए, लेकिन अभी एक और किसको ऐड कर लिया गया भाई, पंकज त्रिपाठी, बहुत फेमस एक्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन लोगों का नाम से जानते होंगे। टाइटन रागा आलिया भट्ट,
ठीक है, आपकी विद्या बालन से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें याद करते चलो और एक ही पेज में सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर लिखते चलो। एग्जाम के पहले फटाक से पेज पलटे, एक बार रिवीजन किए, काम खत्म। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड एट एनआरआई। चलो हु हैज रिसीव्ड, एक और अच्छा क्वेश्चन आया, रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड, ये अवार्ड वाला क्वेश्चन है, एक जगह लिखते चलो, फिर से बोल रहा हूं, एट एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 इन द यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखो नाम से क्या लग रहा है, शिरोमणि अवार्ड लग रहा है भारत में मिल रहा होगा, लेकिन कहां, यूनाइटेड किंगडम, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में। फिर से सुनो क्वेश्चन, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट, कौन सी समिट, एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। एनआरआई तो पता होगा, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ठीक है, तो किसे मिला है, मिशेल पूनावाला, किसे मिला है, मिशेल पूनावाला। ठीक है, तो भाई याद रखोगे नाम, मिशेल पूनावाला को क्या मिला है, शिरोमणि पुरस्कार। कहां, यूनाइटेड किंगडम, किस चीज में, तो भाई कला के क्षेत्र में, तीनों चीज। भाई पूछ लेगा क्वेश्चन, भाई मिशेल पूनावाला को हाल ही में एनआरआई वर्ल्ड समिट में ब्रिटेन में एक अवार्ड मिला है, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड मिला है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। चलो तो कुछ रिलेटेड चीजें आप लोग अपन यहां से पढ़ लेते हैं। तो भाई यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, किस खुशी में दिया गया, अब बात यह है कि भाई किस खुशी में दिया गया। जैसे अपन ने देखे ना कौन सा अवार्ड मिला है, तो एनआरआई समिट मिला है, कहां मिला है, यूनाइटेड किंगडम में। तो अब बात आती है किस खुशी में दिया गया, तो याद रखो भारत के 25वें वर्ष पूरे हो रहे हैं आजादी के, सॉरी 25वें बोल रहा हूं, 75वें वर्ष पूरे, 75th ईयर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस 75वें साल में यूके क्या कर रहा है, खुशी से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी बांट रहा है। कौन सी कंट्री स्कॉलरशिप बांट रही है, ब्रिटेन। हम कभी ना कभी यूके के गुलाम रहे हैं ना, कॉलोनी रहे हैं ना, इसीलिए यूके क्या कर रही है, स्कॉलरशिप बांट रही है बच्चों। कौन सी स्कॉलरशिप, 75 स्टूडेंट को बांटेगी। 75 स्टूडेंट को क्यों देगी, क्योंकि भाई 75 साल हो रहे हैं, इसलिए 75 स्टूडेंट्स को देगी। ठीक है, कौन देगी, इंडिया यूके। इसी खुशी में इंडिया यूके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रही है। क्या चला रही है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसके लिए, बच्चों के लिए ही है ये, ट्रेनिंग यूथ डिप्लोमेट। ये क्या है, ट्रेनिंग यूथ डिप्लोमेट, उन लोगों के लिए है जो इधर उधर भारत की एम्बेसी, मतलब ब्रिटेन के लोग जो भारत की एम्बेसी में, भारत के लोग जो ब्रिटेन की एम्बेसी में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। कौन कौन, इंडिया यूके। बार बार बोल रहा हूं, ये तीनों चीज, कौन कौन सी तीनों चीज, ये शिरोमणि पुरस्कार जो मिला है मिशेल पूनावाला को, कौन से क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। दूसरी चीज 75 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलने वाली है ब्रिटेन में। तीसरी चीज ट्रेनिंग यूथ डिप्लोमेट, डिप्लोमेट मतलब डिप्लोमेट्स को जो ट्रेनिंग, यूथ्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब किस खुशी में हो रहा है, 75वें साल, हमारे आजादी के कितने साल, 75वें साल है ना, 2047 में हमारे आजादी के 100 साल हो जाएंगे। अभी कौन से साल है, 75वें साल है, इस खुशी में मिल रहा है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग याद कर रहे होंगे और एक पेज में नोट्स बना रहे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो टाइम पास के लिए देख रहे हैं वीडियो मत देखो, ठीक है ना, वीडियो उनके लिए बन रहा है जो सीरियस है थोड़ा सा एग्जाम निकालने के लिए, और जो सीरियस है एक कॉपी लो, नोट्स बनाते चलो। अवार्ड्स को एक पेज में लिखो, कल से 3 वीडियो आ चुके हैं आज तक, और 3 वीडियो में करीब 300 टॉपिक कवर होने वाले हैं आपके। अवार्ड्स एक पेज में लिखो, स्पोर्ट्स एक पेज में लिखो, ठीक है, सारी चीजें जो बुक्स वगैरह आ रही है एक पेज में लिखते जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ करते जाओ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिकम सेकंड वुमेन टू विन प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल अवार्ड। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हु हैज बिकम सेकंड वुमेन टू विन प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, फील्ड्स मेडल अवार्ड। प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है, तो याद रहेगा आपको, इनका नाम है मेरीना व्याजोवस्का। ठीक है, इनका नाम, ठीक है, अभी आने वाले समय में मैं 2-3 आपको नाम बताने वाला हूं जो बहुत टफ से होंगे, है ना, लेकिन इनको आप लोग दिन में 5 मिनट के लिए बस अवार्ड्स का पेज खोल के रिवीजन कर लो। चाय पी रहे हो, है ना, या बालकनी में खड़े हो, इंस्टा चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 5 मिनट के लिए पेज खोलो, जो लिस्ट बना रहे हो आप, पेज खोलो, बस नाम देख लो कि अच्छा ये मारियाना व्याजोवस्का को कौन सा मिला, फील्ड्स मेडल अवार्ड मिला। चलो ठीक है, 5 मिनट के लिए इसका रिवीजन कर दो, हर दिन 5 मिनट, हर दिन 5 मिनट दो एक एक टॉपिक को। अवार्ड्स वाले को एक टॉपिक दो, स्पोर्ट्स वाले को एक टॉपिक दो, बुक्स एंड ऑथर्स को एक टॉपिक दो। ठीक है, एक मतलब इस टॉपिक को 5 मिनट दो। ठीक है, हर दिन एक टॉपिक को 5 मिनट दो। देखो एग्जाम के समय में आपका एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेरीना व्याजोवस्का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
रामानुजम अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो नीना गुप्ता। कौन से अवार्ड फील्ड में मिलता है? मैं अच्छा बता दूं, ये वाला जो आपका फील्ड्स मेडल अवार्ड है, ये भी कौन से फील्ड में मिलता है? तो ये मैथ्स के फील्ड में मिलता है। कौन से फील्ड में मिलता है? मैथ्स के फील्ड में मिलता है। ये रामानुजन अवार्ड किस फील्ड में मिलता है बच्चों? मैथ्स के फील्ड में मिलता है। और अभी 2021 में किसको मिला था? तो नीना गुप्ता। फील्ड्स मेडल अवार्ड 4 लोगों को मिला। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सी फील्ड में मिलता है? मैथ की फील्ड में मिलता है। फील्ड्स मेडल अवार्ड कितने लोगों को मिला है? 4 नाम याद रखोगे। जेम्स मेनार्ड। अब देखो इन चारों में से कुछ भी दे सकता था ऑप्शन में, हाँ या ना? जाओ प्लीज, बोल रहा हूँ, एक अवार्ड वाला पन्ना बनाओ और उसमें सारे अवार्ड लिखो। फील्ड्स मेडल अवार्ड किसको मिला है? तो जेम्स मेनार्ड, मारियाना वाइजोवस्का, ठीक है, ड्यूमिनिल कॉपिन और जून ह, ठीक है, जून हो करके नाम है, ठीक है। तो जून करके भी याद कर लोगे, नाम याद हो जाएगा। अजीब गरीब नाम है, कोई बात नहीं, याद करना पड़ेगा। भारतीय नाम होंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये फिर बोल रहा हूँ, एक दिन में याद नहीं होगा, बोल बोल के लिखते चलो। आधा 50% माइंड में छप जाएगा। कल चाय पीते वक्त रिवीजन कर लेना, 50% कल छपेगा। उसके बाद जब तक रिवीजन करते रहोगे तो माइंड में पक्की जगह बना लेगा वो, ठीक है। अगर आ गया फील्ड्स मेडल, तुरंत आएगा भाई, ये तो मैं उसके मिलता था, किस पे? मैथ्स के नाम पे मिलता था, तुरंत आएगा। रामानुजन, अरे नीना गुप्ता, ठीक है ना, तुरंत माइंड में आएगा। पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, तो पुलित्जर अवार्ड भारत में मिला है फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में। किस फील्ड में? फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में। नाम याद रखोगे, 4 लोग हैं, साना, दानिश, अदनान, अमित, ठीक है ना। 4 नाम याद रखोगे जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला है। कौन सी फील्ड में मिला है? तो आपको फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में मिला है। तो 4 नाम याद रखोगे, क्या नाम है? साना, दानिश, अदनान और अमित, ठीक है। ये 4 नाम याद रखोगे। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होगे और याद करते चल रहे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड। देखो अभी G7 पे आया था, एक और आ गया G20 में। बोल रहा हूँ ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में चीज एक तो पूछ लेगा, G20 में ऐसे कौन से देश हैं जो G20 में शामिल नहीं है, या वो कौन से देश हैं जो G20 में शामिल है। 3-4 ऑप्शन, 5-6 तो नाम दे देगा, फिर दे देगा 1 2 3 4 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर बोल रहा हूँ लिस्ट बनाते चलो। और रही बात ये G7, G20, G8, G4 इन कंट्रीज की, तो आज शाम को, आज रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब एक वीडियो आएगा, उसमें देख लेना। गारंटी दे रहा हूँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। रही बात अभी की, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के किस शहर में हुई है? तो भाई इंडोनेशिया के किस शहर में? बाली। किस शहर में? बाली। ये शहर ही नहीं, ये तो पूरा एक आइलैंड भी है। जकार्ता, बाली, सुमात्रा, ठीक है, ये सब इंडोनेशिया के एक आइलैंड है, ठीक है। तो आप याद रखो कि G20 जो मीटिंग हुई अभी विदेश मंत्रियों की, तो वो कौन से शहर में हुई है बच्चों? बाली में हुई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई फैक्ट मिलते नहीं है, इसलिए कोई फैक्ट है नहीं। डायरेक्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई G20 की बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की, कौन सी जगह पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहां? तो बाली। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही एक तरीके का एक पेज बना लेना, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और उसमें 5-6 पन्ने पीछे छोड़ देना, ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टिकी नोट में चिपका देना और लिख लेना कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। टॉपिक वाला, हेडिंग वाला स्टिकी नोट आता है। और जब भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को रिवीजन करना, क्योंकि दोनों आते हैं नेशनल करंट अफेयर्स, दिन में 10 दिन, 2-3 दिन में एक बार 10 मिनट दो इंटरनेशनल का रिवीजन कर डालो। इस तरीके से पढ़ाई होती है बच्चों, है ना। हवाई में पढ़ाई नहीं होती कि बस वीडियो आ गया, एक बार देख लिए, टाइम पास कर लिए। यूट्यूब में 10 वीडियो पढ़े, 10 देख लिए, एक देखो 10 बार देखो, कोई भी एक देख लोगे आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच इंस्टीट्यूट, किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये पोर्टल बेसिकली बनाया गया है रिजल्ट के लिए। अभी सीबीएसई, अभी कोरोना टाइम पे सीबीएसई में सब कुछ जब ऑनलाइन आया तो इनका सर्वर बहुत ज्यादा बिजी होने लगा था। तब इन्होंने क्या, अभी इन्होंने तब उन्होंने पढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। क्या था वो जो पढ़ाने के लिए ऐप लॉन्च किया था, वो उसका नाम था जनहित में करके, बच्चों करके, ऐसा करके कुछ था, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो अपडेट कर दूंगा। और ये जो रिजल्ट के लिए था वो है परीक्षा संगम। ये हाल ही में 2022 में आया है। ये किस लिए आया? तो बच्चों रिजल्ट बताने के लिए, बच्चों का रिजल्ट बताने के लिए सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये लाया है, और नाम क्या है? परीक्षा संगम। चलो याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। Which tech company was awarded for innovation and putting
client solution into practice at the 2022 Microsoft Partner of the Year Awards. एक और लिस्ट बनाओ, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक और लिस्ट बनाओ और लिख दो कंपनीज. क्या लिख दोगे? कंपनीज. क्वेश्चन है, कल ही मैंने बताया था कौन सी बेटर कंपनी है जहां पे कार्य करने के लिए सबसे बेटर माना गया है किस कंपनी को, तो मैंने आंसर भी दिया था कल आपको, NTPC. ठीक है ना. आज एक और सुनो, 2022 के माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में किस तकनीकी कंपनी को नवाचार और क्लाइंट सॉल्यूशन को व्यवहार में लाने के लिए सम्मानित किया गया है. ठीक है, तो कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया है बच्चों? HCL टेक. कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया है? HCL को सम्मानित किया गया है. इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं. मोस्ट ये भी मैंने कल आपको बताया था, मोस्ट ट्रस्टेड किस पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जा रहा है? तो कोल इंडिया लिमिटेड. ये CIL का फुल फॉर्म क्या है? ये CIL का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड. ये एक महारत्न कंपनी है बच्चों. ठीक है ना. चलो, मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस अभी मैंने बताया NTPC. संत नामदेव अवार्ड 2021 किसको मिला? सत्यपाल मलिक. संत नामदेव अवार्ड 2021 किसको मिला? सत्यपाल मलिक. कोविड चैंपियन अवार्ड याद रखो, ये भी कोविड चैंपियन अवार्ड किसको मिला? कोचिन एयरपोर्ट को मिला है. कोविड चैंपियन अवार्ड कोचिन एयरपोर्ट को मिला है. ठीक है. कैसे? जॉन एफ कैनेडी अवार्ड. कौन सा अवार्ड? जॉन एफ कैनेडी अवार्ड. किसको मिला है? व्लादिमीर जेलेंस्की. देखो, व्लादिमीर पुतिन नहीं है यहाँ पे, रशिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है. क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की. हालांकि ये इंटरनेशनल अवार्ड है और इंटरनेशनल व्यक्ति को मिला है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जॉन एफ कैनेडी अवार्ड मूवी वगैरह की लाइन में मिलता ही है. ठीक है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की. एक और माधवराव लिमाय अवार्ड किसको मिला है? नितिन गडकरी. नितिन गडकरी को जानते होंगे आप लोग. ठीक है, हमारी एक मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रालय में है, केंद्रीय मंत्री है ये. ठीक है, तो नितिन गडकरी, माधवराव लिमाय अवार्ड. सरस्वती सम्मान, एक और चीज क्या है? सरस्वती सम्मान रामदर्श मिश्रा. याद रहेगा, अवार्ड वाले पेज में जाओ और हर दिन 5 मिनट रिवीजन कर लो इसका. दिन में 5 मिनट निकाल सकते हो, कभी टाइम पास कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, 5 मिनट देख लो. सरस्वती सम्मान इसको मिला है, रामदर्श मिश्रा को. माधवराव, नितिन गडकरी. ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, व्लादिमीर जेलेंस्की. ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारी चीजें कंप्लीट होती हैं, आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं. तो ये 7 तारीख के हो गए. 8 तारीख के करंट अफेयर्स आपको कल मिलेंगे. आज रात 9 बजे फिर से मिलते हैं आप लोगों से. ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर लाऊंगा मैं. G7, G8 है ना, G4, G20, ये सारी कंट्रीज क्या हैं, आज शाम को आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा. इसका इतिहास क्या था और कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं. छोटा वीडियो बनेगा, क्रिस्प बनेगा, शॉर्ट बनेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन बनेगा. आने वाले किसी भी एग्जाम में ये स्टैटिक जीके है जो आप लोग के लिए जरूरी होगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप लोग मान रहे होंगे, और वो रिक्वेस्ट क्या है कि एक कॉपी बनाओ, उसमें स्टिकी नोट्स वाली चीजें लिख लो, जो हेडिंग वाली पतली पतली स्टिकी नोट्स आते हैं कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, ये बुक्स हैं. ठीक है, ये स्पोर्ट्स है. ठीक है, ये आपके स्पोर्ट्स में भी अलग अलग स्पोर्ट्स बांट लो. ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे? ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल है, इस तरीके से बांट लो और इसी तरीके से करंट अफेयर्स कंप्लीट करते चलो. हर दिन एक डिसाइड कर लो, मंडे को मैं अवार्ड्स के 5 मिनट रिवीजन करूंगा या करूंगी. ठीक है, ट्यूसडे को मैं किस चीज का? नेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन करूंगा. बुक्स एंड ऑथर्स का वेडनेसडे को रिवीजन करूंगा. हर दिन 5 मिनट रिवीजन के दो, सिर्फ 5 मिनट पढ़ते जाओ. वीडियो से कोई एक वीडियो देखो बार बार, है ना. 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. यहीं से आज तक के वीडियो में आपके 300 टॉपिक कवर हो चुके हैं. ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हो, है ना. अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो. ओके, चलो, टेक केयर, गुड बाय.